नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड की राजनीति में इस समय हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के घर पहुंच गए। इस मुलाकात को 4.5 साल में पहली बार यह मुलाकात है जिसमें सियासी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक, यानी ये कहें कि 40 मिनट तक ये बातचीत हुई है। हालांकि किसी ने भी इसे राजनीतिक मुलाकात नहीं बताया। माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के भीतर नाराज नेताओं को साधने की रणनीति पर काम हो रहा है। विधायक अरविंद पांडे पहले भी कई बार संगठन और सरकार के खिलाफ मुखर रहे, जिससे यह मुलाकात और भी अहम मानी जा रही है। हाल ही में उनके नाम से एक पत्र वायरल होने के बाद अब सियासी पारा ये चढ़ गया। हालांकि बाद में उन्होंने इसे फर्जी बताया था। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी 2027 से पहले अपने अंदरूनी मतभेदों को पूरी तरह से खत्म कर एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, और वहीं क्या कांग्रेस अभी भी संगठनात्मक कमजोरी की वजह से बैकफुट पर ही चल रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। सब एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, एक विचार के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तराखंड में हैट्रिक बने, इस सरकार को लाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए हम सामूहिक रूप से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पांडे के घर जाकर देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या आदरणीय हमारे अरविंद पांडे जी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानते हैं। इसी की वजह से अरविंद पांडे जी सीएम आवास गए और माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनके परिजनों से मिले कि हम एक पारिवारिक भाव हमारा हमेशा रहता है। देखिए, ये तो वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है कि वो अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को कैसे खुश रख सकते हैं, लेकिन जो उनको सूचनाएं मिल रही हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट है कि बीजेपी की ज़मीन खिसक रही है, उसी उधम सिंह नगर में जो है गड़ी नेगी एक नगर पंचायत है जिसमें बीजेपी हार गई। वहीं बगल में अगर आप चंपावत में देखें, जहां मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां जो है बीजेपी का प्रत्याशी हार गया। तो बगावत तो हो ही रही है उनमें, आपस में ग्रुपबाजी हो रही है, बहुत भयंकर ग्रुपबाजी है। तो मुख्यमंत्री को सलाह दी गई है कि वे अपने विधायकों को संभालो, और उसी कड़ी में जो है अपने विधायकों के पास जा रहे हों, समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनके साथ जो पांडे के साथ में जो व्यवहार किया सरकार ने, अपनी ही सरकार ने अपने विधायक के साथ जो व्यवहार किया है, निश्चित उसके तो कई मायने हैं। तो देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उससे पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये अरविंद पांडे के घर की तस्वीर है। और बताया जा रहा है कि ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अरविंद पांडे के हमने वो बयान भी सुने हैं, वो नाराजगी जो खुलकर सामने आई थी। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता बोडाई हैं, बीजेपी नेत्री हैं, सीधा हमारे साथ लाइव बनी हैं। आशीष नौटियाल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रंजीता सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुनीता जी आपसे, क्या बीजेपी में सब कुछ ओके चल रहा है, ऑल इज वेल, या फिर अंदर खाने अभी भी कुछ मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है? देखिए सचिन जी, जो पूरा मामला अभी आप यहाँ पे हेडलाइंस में बता रहे थे, इसके इतर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का खटीमा में और उधम सिंह नगर में प्रवास पहले से ही नियत था। और जिस प्रकार से आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड जो है इंटरनेशनल लेवल पर खेलों में हमेशा आगे बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो है गेम्स भी पहले हुई हैं, और इसी के चलते अभी वाटर स्पोर्ट्स में भी उत्तराखंड बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष जनसंपर्क अभियान भी जनता के बीच में था। दूसरा, उधम सिंह नगर में जो इंटरनेशनल लेवल पर अभी हमारे जो आगामी खेल होने वाले हैं, जिसमें कैनोइंग और कयाकिंग जैसे महत्वपूर्ण गेम्स होंगे, उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और डेफिनेटली स्थानीय प्रतिनिधि हैं हमारे सम्मानित अरविंद पांडे जी। तो ऑब्वियस है कि भाजपा एक परिवार है और परिवार में आना जाना बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जिस प्रकार से इस पिक्चर को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ऑल इज वेल है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कुछ सवाल नहीं इसलिए है। पूछा जा रहा है सुनीता जी, माफी चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है, वो बहुत सबसे पीछे बैठे हुए हैं।
पत्र को लेकर जो बात सामने आई उसके लेकर हालांकि उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जो ये मुलाकात हुई थी, ये शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर 2027 को लेकर कोई रणनीति तैयार की जा रही है, और इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई है, उससे पहले वो कभी उनसे मिलने नहीं गए। नहीं, देखिए, निरंतर आना जाना रहता है। जिस भी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर में जाना होता है। ऐसा नहीं है कि विधायक हैं इसीलिए गए। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, तो देखिए, कांग्रेस के लिए क्या कहूं मैं, इतना ध्यान वो अपने कुनबे पर दे देती तो कम से कम जो बिखर रहा कुनबा है वो तो समेट लेते। कम से कम चुनाव के लिए थोड़े बहुत लोग तो इनके पास होने चाहिए जो इनकी जय जयकार करे। लेकिन वही बात है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, दूसरे के घर में क्या बन रहा है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कांग्रेस पार्टी पे, अभी अपना कार्यकारिणी नहीं बना पा रही। अपनी जो जिले की टीम्स होती हैं, बूथ लेवल की टीम होती, बूथ तो छोड़ दीजिए, वो तो इनके बस की बात नहीं है, लेकिन मंडल स्तर तक इनकी टीमें नहीं बनी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से जहां पे भी जो भी प्रतिनिधि प्रवास पे जाते हैं तो डेफिनेटली वहां के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर जाते हैं, भोजन करते हैं। और विधायक जी के, ऑब्वियस है, विधायक जी के साथ में उनका भ्रमण था, समीक्षा होनी थी, और वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं पांडे जी वहां के खेलों के लिए, क्योंकि उनके क्षेत्र में हो रहा है। तो डेफिनेटली है कि उनके घर जाएंगे, सबसे मिलेंगे। तो चलिए, आप ये कहना चाह रही हैं कि ये स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था, क्योंकि वो जा रहे हैं तो उनसे उनकी मुलाकात ये हुई है। ठीक है, आशीष नौटियाल हमारे साथ बने। आशीष नौटियाल जी, वो कह रहे हैं कि भैया दूसरों के घरों में झांकना छोड़िए, पहले अपने हालात कांग्रेस सुधारे, अंदरूनी हालात जो हैं, फिर चाहे वो इनफाइटिंग हो, गुटबाजी हो, आप कार्यकारिणी तक का जिक्र कर दिया कि वो तक नहीं बन पाई है, और दूसरों के चूल्हे झांकने का, दूसरों के घर में झांकने का काम छोड़ दीजिए कांग्रेस को। देखिए सचिन जी, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। मेरी बहन को जरूर चिंता है कि हमारी कार्यकारिणी नहीं बनी, वो सोचती है हमारे बारे में, अच्छी बात है आप सोचते हैं, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी की कोई चिंता नहीं है। इनकी यहाँ तो सर फुटबॉल होनी है। जब पार्टी के अंदर आड़ कबाड़ ये वो सब कुछ भरोगे, अभी देख रहे ना बंगाल में क्या हो रहा है, जिनके खिलाफ चुनाव लड़े आज उनको कह रहे हैं हमारी पार्टी में आ जाओ। तो इन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक नहीं, बंगाल का तो एग्जाम्पल देती है बीजेपी। आशीष नौटियाल जी, वो तो एग्जाम्पल देती है कि देखिए जनता ने किसको चुना और किसको उखाड़ फेंका है। नहीं, देखे जनता ने किसको उखाड़ फेंका क्या, एक बात है, सारे विपक्ष को तो अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं ये लोग, दूसरे की पार्टी तोड़ रहे हैं। देखो ममता बनर्जी और उसकी पार्टी कल तक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार। नहीं, आशीष नौटियाल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, उनको लगता है आपको किसी की जरूरत होगी? टीएमसी की फूट तो अपना आप नहीं पड़ रही है। चलिए, ये अलग मैटर है सर, मैं उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं। तैयारियां, कांग्रेस की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है या सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, बहुत गुट है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं कि कई दिग्गज पहुंचे हैं तो कोई दिग्गज जो है वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं, अंदर खाने नाराजगी चल रही है। क्या कांग्रेस में अब क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, अब सब कुछ बेहतर है या फिर अभी जरूरत है एकजुट होने की? कांग्रेस में सब कुछ बेहतर है और निश्चित आज देश को, राज्य को कांग्रेस की आवश्यकता है। जिस प्रकार से राज्य के अंदर और देश के अंदर नफरत फैलाने का काम हो रहा है, आज आप देहरादून में विकास नगर के अंदर जिस प्रकार से लड़ाई झगड़े हुए और एक को मार डाला, तो उस हिसाब से लगता है कि स्थिति कहाँ है राज्य की। ये एक पहली सरकार ऐसी है, देखिए छोटे मोटे लड़ाई झगड़े गुटबाजी आपस की चलती रहती है, बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी समय सत्ता में है और उनका धर्म है और कर्तव्य है अपनी जनता की रक्षा करना। क्योंकि आज मैं देहरादून नहीं हूँ, बाहर हूँ, और अभी मैं देख भी रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहीं नेट बंद किए जा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं, सच्चे की नहीं तो मुझे नहीं पता। लेकिन देखो, जो विकास नगर के अंदर घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं अगर राज्य के अंदर होंगी तो क्या करना हमें सत्ता चला के, किस प्रकार की हम सत्ता चला रहे हैं। ठीक है, पार्टी बड़ी पार्टी है, लोग नाराज भी होते हैं और एक भी होते हैं, और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका दायित्व है कि वो जाएं और मनाएं, क्योंकि उनके यहाँ कई त्रिवेंद्र जी भी गए थे, उनके यहाँ अनिल बलूनी जी भी गए थे, सब समझा रहे हैं। और वो फिलहाल उनकी अपनी कुछ बातें हैं, अब उन बातों को भूलते हैं नहीं भूलते हैं, ये भाजपा का अपना मैटर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है, आज जो राज्य की स्थिति है वो बहुत खराब है। आज सिर्फ महंगाई मुद्दा नहीं रहा, आज भाईचारा बहुत बड़ा मुद्दा है। राज्य के अंदर भाईचारा खत्म हो रहा है। सिर्फ धामी जी सोचते हैं कि नफरती भाषण देके, नफरती बातें बोल के आप सत्ता हथियाने का काम करोगे, देखो तो इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, आफ्टर ऑल सब कुछ के बाद
हमारी पुलिस को भरना पड़ता है, पुलिस को जाना पड़ता है। धामी जी नहीं जाते हैं जहाँ दंगे होते हैं, पुलिस को जाना पड़ता है, पुलिस का रिस्क होता है। तो कुल मिलाकर जो दंगे दुंगे कराने का काम है, ये बंद करो, नफरत बढ़ाना बंद करो और राज्य कोई कच्चे ओर ले जाओ। ठीक है, रंजीता सिंह भी हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजीता सिंह जी, आपने दोनों स्पोक्स पर्सन को सुना है। सवाल यही है कि उत्तराखंड जिस मकसद के लिए बना उस मकसद तक पहुंचा भी है या फिर अभी भी बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है? डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति का जिक्र अभी ये किया गया है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, आशीष नौटियाल जी ने बात रखी और विकासनगर का भी जिक्र किया है, आपको लगता है कि वाकई लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, बहुत से ऐसे मुद्दे, डबल इंजन की सरकार, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर खरा उतरी है धामी सरकार या अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है? देखिए, जब भी कोई सरकार आती है तो उससे उम्मीदें रहती हैं और उम्मीदें रहती है और सरकार कोशिश भी करती है कि जो भी उससे आशाएं हैं उसको वो पूरा करे। लेकिन किसी के पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि उससे तुरंत वो जो है वो सारी चीजों को बिल्कुल ठीक कर दे। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि सरकार ने पहले से कितना सब कुछ बेहतर किया है और अगर आप इस व्यवस्था को देखें तो आप ये पाएंगे कि वहां पहले से सब कुछ बेहतर हो रहा है। अच्छा। आशीष जी ने जैसा बोला है कि आशीष जी कह रहे हैं कि वहां पे दूसरी पार्टियों को है या फिर वो ये बता रहे हैं कि यहाँ जो है सो भाईचारे की भावना नहीं है। अब मैं क्या बताऊं कि पार्टी तोड़ने की कोशिश से क्या पार्टियां टूट जाती हैं? कांग्रेस क्यों नहीं अपने आप में मिला ले रही कुछ भाजपा के विधायकों को कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पे बात करे? अगर कोई किसी दूसरी पार्टी का नेता भाजपा में आ रहा है तो स्वेच्छा से आ रहा है, मर्जी से आ रहा है, वो किसी के बाउंडेशन से या कंपल्शन से नहीं आ रहा। तो इस बात को कह के अपना पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी है। हो सकता है उसे बेहतर अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, उसे बेहतर चीजें दिख रही हो, इसलिए वो जा रहा हो, क्योंकि बिना बेहतर ऑप्शन के कोई भी जो है वो अपना पाला नहीं बदलता है। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भाईचारा नहीं दिख रहा है। तो एक छोटा सा प्रश्न एक आम आदमी मतलब होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये पूछूंगी कि कांग्रेस ने क्या आज तक सिर्फ भाईचारे की ही रणनीति अपनाई है? तुष्टिकरण की रणनीति अगर कहे, माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा फोकस्ड करके और माइनॉरिटी वोट के लिए सबसे ज्यादा अगर राजनीति किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस का हमेशा ये सुर रहा है कि वो हमेशा ऐसे मुद्दे उठाता है जिसमें हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद हो, हिंदू मुसलमान के बीच में जो आपसी सौहार्द है उसके बीच में खलल पड़े। तो खलल की राजनीति करने वाले को तो मैं नहीं मानती कि ये भाईचारे की राजनीति है। इसे पब्लिक भी समझ रही है। और जिस छोटी सी चीज जिसको मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हम इस देश में है, इस देश में जो मुसलमान हैं वो अपनी स्वेच्छा से हैं, तो बार बार आप उन पे मजलूम होने का, मजबूर होने का, दमित होने का ऐसा जो एजेंडा है, ये जो विक्टिम कार्ड है, ये क्यों खेलते हो? तो चलिए ठीक है रंजीता सिंह जी, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और जो कुछ अच्छा हो रहा है जी हमेशा मतलब शैडो ओवर करने की कोशिश ठीक करती है। इन चीजों से बच के, अगर सही बात है, सुनीता जी ने कहा कि कांग्रेस अगर अपनी रणनीति को ज्यादा मजबूत बनाए, अपने संगठन पे ध्यान दे, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करे, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी पार्टी के रूप में निश्चित तौर पे आजादी के बाद की वो सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन एक बड़ी पार्टी के रूप में उसकी एग्जिस्टेंस बची रह सकती है। वरना अभी तो देखने में ये आ रहा है कि जिस तरह से पूरे देश के हालात है, मुझे तो ये चिंता हो रही है कि अगले इलेक्शन में एकाध राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार होगी कि नहीं होगी, और अगर ये नहीं होगी तो ये बड़ी चिंता। चलिए, ये बहुत गंभीर सवाल आपने उठाए हैं, इसका जवाब हम देंगे। मतलब एक ऐसी मेजोरिटी डेवलप हो रही है जहां कोई भी विपक्ष की स्थिति ही नहीं बच रही है। तो क्यों नहीं बच रही है? इतने सारे गठबंधन के बावजूद अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा आज भी करते हुए इस तरह से हाशिए पे जा रही है, तो ठीक है, आपने अपने पॉइंट रखे हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी तो ना सही, लेकिन बहुत पुरानी पार्टी है और बीजेपी को अब बड़ी पार्टी के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम चर्चा करें इस टॉपिक पर, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, रूठने मनाने का सिलसिला भी जारी और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं।
ब्रेक में जाने से पहले रंजीता सिंह जी ने बहुत वैलिड सवाल उठाए हैं और सीधा सीधा जो अटैक था वो कांग्रेस पर था। आशीष नौटियाल जी, मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए। अभी हमारी राजनीतिक विशेषज्ञ मैडम ने बोला कि क्यों जा रहे हैं, वो जब अच्छा लग रहा होगा, फायदा हो रहा होगा, तो निश्चित फायदा हो रहा है। हमें भी पता है, या तो जेल जाओ या भाजपा में जाओ, दो में से एक ही जगह जाना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचारी होगा वो या तो जेल जाएगा, और जेल जाने से बचना चाहता है तो भाजपा ज्वाइन कर ले, भाजपा उसके लिए बहुत छड्डा है। तो हर भ्रष्टाचारी के लिए भाजपा है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी जो दंड अपना सकती है, हथकंडे अपना सकती है, वो अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती अपने यहाँ आती है। कोई ऐसा थोड़ी कुछ बहुत बड़ा, मतलब किसी को अगर इतना प्यार होता है भारतीय जनता पार्टी से तो चुनाव से पहले ही आएगा, चुनाव क्यों उनके साथ लड़ता। तो चुनाव वहां लड़ा, और जब उन्होंने देखा भैया वहाँ बंगाल में स्थिति खराब होने लगी है, तो निश्चित वो जाके वहां कूद के, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई का प्रयोग करेगी, उनको जेल भेजेगी। तो जेल से बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी में एक कोने पड़े रहेंगे आराम से, और क्या दिक्कत है। तो पहले सवाल का जवाब तो आपका ये है। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। कौन सी तुष्टीकरण की नीति अपना दी? आपने कब देखा? हमने जब दंगे हुए हों तो मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े हों? आपने कब देखा या हिंदू पक्ष के साथ खड़े हों? हमने हमेशा एक बात कही है कि लड़ाई, झगड़े, दंगे नहीं होने चाहिए देश के अंदर। भाई चलिए ठीक है, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने उठाया है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का जो आपने जिक्र किया है। देखिए, जो ये जेल जाने की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि देश में इमरजेंसी कब आई? कौन लाया इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी से ज्यादा नेता और जनता जो है कभी जेल में गए? तो ये तो कहना बेकार है कि या तो जेल जाएंगे या फिर हम भाजपा। चलिए देखिए, मुद्दे से भटक रहे हैं। इमरजेंसी और फिर पश्चिम बंगाल का जिक्र, बात उत्तराखंड के टॉपिक पर डिबेट हो रही है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। क्यों लगाई गई थी? चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आशीष जी, रंजीता जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। सवाल मेरा सुनीता जी से है। सुनीता जी, सवाल वाकई उठ रहे हैं क्योंकि अभी विकासनगर में जो हालिया घटना घटी है, उससे पहले राजधानी देहरादून में गोलीकांड हुआ। एक ब्रिगेडियर को गोली लग जाती है जो रिटायर्ड थे, सुबह सुबह वॉक के लिए निकलते हैं। और उसके बाद हमने सिल्वर सिटी में देखा कि किस तरह से वहां पर भी गोली लगी, एक बहुत बड़ा गुंडा जो उत्तराखंड में रह रहा था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अब आम जनता भी सवाल पूछ रही है, डबल इंजन की सरकार कब तक डर के साए में रहेंगे? और इस तरीके से दंगे जो हम दूसरे राज्यों में सुनते थे वो अब उत्तराखंड में हो रहे हैं, शांतवादियों में हो रहे हैं। देखिए सचिन जी, पहले तो मैं इनकी एक बात का आंसर कर देती हूँ। अभी बंगाल से आशीष जी उत्तराखंड नहीं आ पा रहे हैं, बार बार बंगाल की ही बात कर रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि बंगाल में कांग्रेस के कितने विधायक बने, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो भाईचारा की बात करते, भाईचारा का आपने कभी संधि विच्छेद किया? जो भाई मानते हैं उन्हीं को चारा बना के उनका कत्ल कर दो। ये तुष्टीकरण जो कांग्रेस पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो ना करवाएं। आपके मुंह में क्या दही जम जाती है जब 25-25 मुसलमान इकट्ठे होके निहत्थों पे वार करते हैं, हथौड़े से एक व्यक्ति को मारते हैं? आपको शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? किस मिट्टी के बने हुए हैं आप? आपको वो भाईचारा दिखता है, आपको वो सांप्रदायिक दंगे दिखता है? अगर एक्शन का रिएक्शन कोई होता है, किसी के परिवार का चिराग तुम हथौड़े से मार के उसको खत्म कर दो। उनके तीनों भाइयों को मारने के लिए 20-25 लोग उन पर हमला करते हैं, और उसके बाद अगर स्थानीय जनता गुस्से में आके वहां पे रिएक्शन देती है तो आप कहते हैं कि सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए। आपने अपने घर के व्यक्तियों को खोया नहीं है मिस्टर आशीष, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। हमसे पूछे, हम जो राज्य आंदोलनकारी हैं, हमसे पूछे, हम जो जनसंघी हैं, हम जानते हैं कितना दर्द होता है जब अपने घर के लोगों को गोली लगती है। हमसे पूछिए, मैं एक सैनिक पुत्री हूँ, हम कितने डर के साए में रहते थे जब हमारे फादर जो है मिलिट्री में होते थे और रात दिन वहां पे सेवाएं देते थे। आपको थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। और दूसरी बात है, हर चीज में राजनीति करके कांग्रेस पार्टी का भला कभी नहीं होगा। आप हर चीज को तराजू में, राजनीति के तराजू में तोल कर अपने आप को बा भला नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है, विकासनगर के दंगों में आपसे बोला नहीं जा रहा है, आपसे बोला नहीं जा रहा है कि मुसलमानों ने एक निहत्थे हिंदू की हत्या कर दी। मैं तो व्यक्ति करके बोल रही थी कि एक व्यक्ति की कुछ गुंडों ने जो है, कुछ अज्ञात लोगों ने जो है वो हत्या की। लेकिन आप लोग अगर उसको सांप्रदायिकता का भी अगर आप रंग दे रहे हैं तो झेलने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? क्यों भाग गए फिर? कैसे हुआ ये आप बताओ, कैसे घटना हो जा रही है?
लोग डर क्यों नहीं रहे हैं? पिछले आपकी 10 साल से सरकार है उत्तराखंड के वो अंदर, लॉ एंड ऑर्डर बताएगा, वो कानून के लिए है। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सरकार अगर उल्कापिंड में टकरा रहे हैं तो उसका जिम्मेदार जी मोदी हो गए। आप उस बात को विपक्ष के ऊपर बाहर डाल दे रहे विदेशों में हैं। कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदार जी मोदी है। जब भी कुछ होता है आप पहुंच जाते हैं, आप लाल बहादुर और शास्त्री, ये जवाहरलाल आपको नेहरू बता की बातें दूं कि करना शुरू कांग्रेस करते हैं। पार्टी में अरे अभी आपकी आशीष जी एक मिनट चुप रहिए, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसके विषय में बात कर लें तो ज्यादा बेटर है। आपकी कांग्रेस में पता है क्या हो गया? एक कहानी बचपन में हम सुनते थे कि राजा ने बंदर के हाथ में तलवार दे दी और उस पर चलिए, ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मुद्दे से भटक रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है, जनता सुन रही है और सार्थक बहस होनी चाहिए। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आशीष नौटियाल जी, मेरा सीधा सीधा सवाल, सर टॉपिक पे आ जाते हैं। सीधा सीधा सवाल ये है, आशीष नौटियाल जी से सवाल है मेरा। आशीष नौटियाल जी, सीधा सीधा सवाल यह है कि अभी तक कांग्रेस के पास ये मुद्दा था कि देखिए जो अरविंद पांडे हैं वो नाराज चल रहे हैं, बीजेपी के हाथ से जो है वो कुमाऊं को लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी चिंतित नजर आ रही है। अगर वो नहीं माने तो बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बैठे हैं, खुद मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे हैं उनके पास, अरविंद पांडे के पास 40 मिनट तक बातचीत भी हुई है। उसके बाद अब खबरें निकलकर सामने आ रही, जो पत्र को लेकर बार बार कांग्रेस सवाल उठा रही थी, उसे कहा कि वो कोई पत्र नहीं है, वो फेक न्यूज है। अब आपको क्या लगता है? प्रीतम सिंह को हरीश रावत जी के घर जाते हुए अरविंद देखा, पांडे इनकी कांग्रेस इतनी में ज्यादा रहे, छत्तीस कांग्रेस में भाजपा में रहे ना रहे, हमें अरविंद पांडे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो डिबेट का एक विषय है, माफ चर्चा हुई, आप लोगों ने सवाल नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो? कांग्रेस तो इस मुद्दे को बहुत प्रमुख तरीके से उठा रही थी कि देखिए नाराजगी चल रही है, बीजेपी के अंदर खाने बहुत कुछ अभी उथल पुथल मची हुई है। आप ही लोग तो सवाल उठा रहे थे कि अपने ही इनके रूठ रहे हैं। जब लेटर वायरल हुआ तो हमने उसके ऊपर बोलना ही है, क्योंकि हम तो उस लेटर को लेकर तो क्लैरिफिकेशन दे दिया है ना अरविंद पांडे ने, उन्होंने कहा ये फेक है। बाकी हमें अरविंद पांडे की नाराजगी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें नहीं लाना अरविंद पांडे जी को कांग्रेस में, जो हम परेशान हो। आप रखो अपने आप ऑन कैमरा ये बात बोल रहे हैं सर? हमें नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं जुड़ाते अरविंद पांडे ऑन कैमरा बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कांग्रेस पे वैसे ही देखिए सचिन जी, इन्होंने बोला कि और इनके जो भी तो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं उनको ईडी का डर है, तो इसका मतलब सारे अपराधी कांग्रेस में भर्ती करे हुए हैं इन्होंने। अपराधी भाजपा में जा रहे हैं, जान बचाने के लिए भाजपा में चलिए, समय का अभाव है मेरे पास, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, रंजीता सिंह से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। फाइनल कमेंट मैम, बहुत ही शॉर्टली। देखिए, मेरा ये कहना है कि इस मुद्दे पे जो भी बातें हुई है अभी तक हम लोग ने जो एनालिसिस किया है, और कांग्रेस जो इस एक छोटे से मुद्दे को बहुत लंबा रबर की तरह खींच रही है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है कि जिसके लिए वो बहुत खुश हो जाए, बहुत उत्साहित हो जाए। और जहां तक इन्होंने कहा कि हम इनको अरविंद पांडे को अपनी पार्टी में नहीं लेने वाले हैं, तो शायद अफसोस के साथ इन्हें पता नहीं है कि अगर ये लेने वाले भी होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का फिलहाल कोई भी कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस में जा रहा है। आप रेशियो देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे ये आने जाने वाली और बदले वाली जो राजनीति है उसमें क्या रेशियो है। अब जो इनकी बात है कि अरविंद पांडे जी के घर धामी जी चले गए तो उसे मनाने चले गए, मुझे नहीं पता है कि ये लोग अपने विधायकों के साथ निजी बर्ताव कैसा रखते हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ एक जिसको बोलते हैं करिकुलम है, एक संस्कार है जहाँ पे आपस में एक दूसरे का मान सम्मान रखा जाता है, खुशी नाखुशी भी देखी जाती है। तो धामी जी का वहां जाना के लिए ही चले गए, 1% अगर मैं ये मान लूं कि मनाने के लिए चले गए, तो इस बात से तो इन्हें और प्रभावित होना चाहिए कि अपनी पार्टी को अपने वश में और अपने घर के अंदर कैसे बचा के रखा जाता है। ये संस्कार मुझे लगता है कि कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। दूसरे पे आरोप लगाने से बेहतर है कि हम अपने घर की दशा और दिशा दोनों को समय का अभाव है मेरे पास, वहां पे जब ये चाहे, जैसा कि ये कह रहे हैं, तो ये बाहर के भी कुछ विधायकों को खुद में शामिल कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी लगातार तूल पकड़ रही है। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि अरविंद पांडे नाराज चल रहे हैं, अब खबर निकलकर यह भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 40 मिनट तक उनके घर पर बातचीत हुई है, और उसके बाद अब खबर यही है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।